नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो वास्तव में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम स्टेट पीएससी एग्ज़ाम देखें या यूपीएससी एग्ज़ाम देखें, तो इसे ये बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैंने इस टेस्ट में उन्हीं प्रश्नों का चयन किया है जो वास्तव में बड़े एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोटी से छोटी जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहला प्रश्न देखें तो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ होते थे और इसके पश्चात जो वैदिक सभ्यता आती है उसके जो निवासी थे उन्हें आर्य कहा जाता था। परंतु क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर द्रविड़ हो जाएगा। इसके पश्चात चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैरेसन। दोस्तों, चार्ल्स मैरेसन ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी। परंतु जॉन मार्शल, कलिंगम, बर्टर ब्रदर्स, इनका भी उतना ही योगदान रहता है इस सभ्यता की खोज में। परंतु प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मैरेसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कल कितने क्षेत्रफल पर था? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया कितना था, तो इसका एरिया कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? दोस्तों, इसमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस युग में हुआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। इस युग की खासियत यह थी कि इसमें साक्ष्य मिलते तो थे, परंतु उन्हें पढ़ पाना संभव नहीं था। जैसे कि हमें पता है कि इसमें बूस्टोफेरेंस स्क्रिप्ट मिलती थी, जिसे गौमूत्रिका लिपि कहा जाता है। परंतु उसमें मुख्य बात यह होती थी कि जो शब्द है वो दाएँ से बाएँ और फिर बाएँ से दाएँ लिखे जाते थे, जिससे उसे पढ़ने में बहुत ही परेशानी होती थी। तो इसी कारणवश उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस धातु की खोज की? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांस्य धातु की खोज की, कांसा की खोज की। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कांसा जो कॉपर और टिन से बनता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसे की खोज की। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस पत्थर का प्रयोग आग जलाने के लिए किया? दोस्तों, छमक पत्थर का प्रयोग इन्होंने आग जलाने के लिए किया। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कौन सा पत्थर जल के ऊपर तैरता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चकमक पत्थर। दोस्तों, ये एक ऐसा पत्थर है जो जल के ऊपर भी तैर लेता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बेसिकली कम होती है और यह हल्का होता है और यह जल के ऊपर तैर भी लेता है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों सही मिलान करना है। एक तरफ नगर लिखे हुए और दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता लिखे हुए, तो इसमें हमें मैचिंग करनी है कि किस नगर की खोज किस खोजकर्ता ने की है। तो इसमें सबसे पहला देखें अगर तो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज में पता है कि दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो को देखें तो इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। और हड़प्पा के बारे में जानते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में आप जानते ही हैं कि ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। इसके पश्चात लोथल है और इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी और धौलावीरा की जे.पी. जोशी। और इसके पश्चात रोपड़ जो था वह यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था और कालीबंगा कमलानंद घोष ने खोजा था। चलिए एक बार इसे और लगा लेते हैं। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी, लोथल की एस.आर. राव, धौलावीरा जे.पी. जोशी, रोपड़ की यज्ञदत्त शर्मा और कालीबंगा की कमलानंद घोष। तो इसके पश्चात आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में भी हमें मैचिंग करनी है। इसमें बताना है कि इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा था, पूर्वी बिंदु कौन सा था, पश्चिमी और दक्षिणी बिंदु आदि कौन से थे। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका उत्तरी बिंदु मांडा था। मांडा जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो यह इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु माना जाता है। इसके पश्चात अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो इसका पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर था। दरअसल दोस्तों, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है या हिंदन नदी के तट पर पड़ता है। इसके पश्चात अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वह कागिंडोर है या बलूचिस्तान में पड़ता है।
और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यह दैमाबाद है। दोस्तों दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? मैनचेस्टर का अर्थ होता है कि आयात निर्यात का केंद्र या फिर किसी उद्योग से जुड़ा हुआ कोई केंद्र। तो इस सभ्यता में लोथल को इस सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर लोथल होगा। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें भी हमें मैचिंग करनी है। इसमें बताना है कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आइए इसकी मैचिंग करते हैं। तो पहला है हिंडन नदी। तो दोस्तों तो पहला नगर है लोथल। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे पड़ता था। और अगर हम आलमगीरपुर को देखें तो वह हिंडन नदी के तट पर पड़ता है। और वहीं अगर हम धौलावीरा को देखें तो ये मानसा नदी के तट पर पड़ता है और रावी हड़प्पा नदी के तट पर पड़ता है। दोस्तों एक बार आइए पुनः मैचिंग कर लेते हैं। तो इसमें से लोथल भोगवा नदी के तट पर पड़ता है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर पड़ता है, धौलावीरा मानसा नदी के तट पर पड़ता है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर पड़ता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी होती थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बेसिकली सेल खड़ी नामक तत्व से बनी होती थी। दोस्तों इनकी मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई थी। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने शहद का प्रयोग मिठास के रूप में किया। दोस्तों शहद को ही ये मिठास के रूप में लिया करते थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर दोस्तों साक्ष्य और नगर, किस नगर से कौन सा साक्ष्य मिला है, इसकी हमें मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कांसे की नर्तकी। तो दोस्तों कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है। और चतुर लोमड़ी का चित्र देखें तो वह लोथल से प्राप्त हुआ है। और मकानों में कुआं देखें तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और ताबीज़ देखें तो वह हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो एक बार आइए पुनः मैचिंग कर लेते हैं। सबसे पहला कांसे की नर्तकी, ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चतुर लोमड़ी का चित्र लोथल से प्राप्त हुआ है। मकानों में कुआं कालीबंगा से देखने को मिले और ताबीज़ वगैरह हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का हल निम्न में से किस स्थान से मिट्टी का हल पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से इस मिट्टी का हल खोजा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बनावली। दरअसल दोस्तों बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों हरियाणा में पड़ते हैं। और राखीगढ़ी आपको पता है कि भारत में राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थान है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो सिंधु सभ्यता में राखीगढ़ी एक ऐसा स्थान था जो बड़ा भी था या भारत में था। बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो अन्य बड़े स्थान थे वो बेसिकली पाकिस्तान में पाए गए हैं। और हिंदुस्तान में देखेंगे तो राखीगढ़ी। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बनावली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? तो दोस्तों रोपड़। रोपड़ एक ऐसा स्थान है, ये पंजाब में पड़ता है और यहीं पर आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। दोस्तों अगर रोपड़ को देखें तो अन्य कार्यों के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। भाखड़ा नांगल जैसे डैम उनसे लाभान्वित भी रह चुका है और वर्तमान में भी लाभान्वित है। तो यहीं पर आदमी के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मध्य नगरों के मध्य कितनी दूरी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो जो प्रमुख नगर थे इस सभ्यता के, इनके मध्य कुल कितनी दूरी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर के मध्य ये दोनों नगर बसे हुए थे। इन्हें आपस में जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर के रूप में जाने जाते हैं। इसके पश्चात चलिए अगला मैचिंग कर लेते हैं। ये मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एक साक्ष्य एक तरफ दिए गए हैं दूसरी तरफ नगर। तो हमें साक्ष्य को नगर से मिलाना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। अंडाकार कब्रें ये दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। वहीं रंगाई कुंड के साक्ष्य देखें तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। और सुमेरियन सभ्यता की नाव, जैसे दोस्तों सुमेरियन सभ्यता जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यह मेसोपोटामी सभ्यता के अंतर्गत एक विकसित छोटी सी सभ्यता थी। तो इस सभ्यता की जो नावें थी वह मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती हैं। और वहीं स्याही दवात की बात करें तो चन्हू-दड़ो। चलिए अब आप पुनः मैचिंग कर लेते हैं जिससे आपको एक बार और क्लियर हो जाए। तो अंडाकार कब्रें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं और रंगाई कुंड के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुमेरियन सभ्यता की नाव मोहनजोदड़ो से मिली है और स्याही दवात के साक्ष्य चन्हू-दड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में 4 कथन दिए हुए हैं। उसमें हमें बताना है कि कौन से कथन सही है और कौन से गलत है। इनके कूट नीचे दिए हुए हैं, उसके अनुसार हमें इस प्रश्न को देखना है। तो चलिए देखते हैं।
तो पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जालीदार जुताई करते थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जालीदार सभ्यता जालीदार जुताई वह जुताई होती थी जिसमें एक निश्चित अनुपात होता था। जैसे कि इन लोगों ने जालीदार जुताई की थी, जिसमें एक तरफ ये लेंथ रखते थे 90 सेंटीमीटर, वहीं ब्रेथ रखते थे 30 सेंटीमीटर, मतलब 3:1 का अनुपात होता था। तो इस अनुपात में जालीदार जुताई करते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि यह कथन बिल्कुल सही है। इसके पश्चात अगला कथन है कि इस सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा विधि से परिचित थे। तो दोस्तों, ये लोग शल्य चिकित्सा विधि से भी पूरी तरह परिचित हैं। कालीबंगा से एक बालक के सर पर 6 छेद मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इन्होंने शल्य चिकित्सा की पद्धति को भी अपनाया हुआ था, वह उससे पूरी तरह परिचित भी थे। तो यह कथन भी पूरी तरह सही होता है। इसके पश्चात चलिए अगले कथन को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है, मोहनजोदड़ो को आध्यात्मिक नगर के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, यह कथन भी पूरी तरह सही है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जहाँ तक हम देखें तो महाजन, पुरोहित और राजा आदि का शासन होता था, और बड़े बड़े मंदिर यहीं से देखने को मिलते हैं, व धार्मिक स्थल भी इसी को माना जाता है। तो दोस्तों, यह कथन भी पूरी तरह सही है। इसके पश्चात औषधि के रूप में यह शिलाजीत का प्रयोग करते थे। दोस्तों, यह कथन भी सही है। ये लोग औषधि के रूप में शिलाजीत का प्रयोग करते थे, व उसका सेवन करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब चारों कथन इसके सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस लिपि का प्रयोग किया? तो दोस्तों, आपसी संचार के लिए इन लोगों ने गौमुक्तिका लिपि का प्रयोग किया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, गौमुक्तिका लिपि को ही अंग्रेजी में बूस्टोफेरेंस लिपि के नाम से, बूस्टोफेरेंस स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, बूस्टोफेरेंस स्क्रिप्ट से यह तात्पर्य है कि इसमें जो शब्द हैं वह दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखे जाते थे, जिससे उसे पढ़ने में कई दिक्कतें भी आती थीं। और यह आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में परिचित है, इसलिए साक्ष्य मिले तो हैं, परंतु वे पढ़े नहीं जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गौमुक्तिका लिपि। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से सर्वाधिक मात्रा में जलाशय पाए गए? तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो धौलावीरा, कालीबंगा और अन्य प्रमुख नगरों से जलाशय पाए गए, और मोहनजोदड़ो से वह स्नानागार भी पाया गया है। परंतु अगर हम देखें सर्वाधिक जलाशय कहाँ से पाए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। दरअसल दोस्तों, धौलावीरा से सर्वाधिक मात्रा में 16 जलाशय पाए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी सवाल आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो मैं जो वीडियो कंटेंट डालता हूँ, उसके पश्चात फिर वीडियो टेस्ट सीरीज़ भी ले लेता हूँ, जिससे आपके डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो जाते हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी बनी रहती है। तो आइए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।